गया गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। मैं राकेश कुमार सत्यवंती उच्च विद्यालय कार्य सेवा में शिक्षक हूँ। मैं अर्थशास्त्र के विषय को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों के समक्ष आने वाली परीक्षा में जो मुख्य बिंदु हैं अर्थशास्त्र के विषय के अंतर्गत उस पर चर्चा की जाएगी। आज के सत्र में 4 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रथम बिंदु है हमारी वित्तीय संस्थाएं, दूसरा है सेवाएं एवं रोजगार, और तीसरा है वैश्वीकरण, और चौथा है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो इस विषय पर आज चर्चा होगी। और यहाँ पर खास ध्यान देने की बात यह है कि अर्थशास्त्र में जो तकनीकी शब्द हैं उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो इन बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और तभी आप समझ पाएंगे और उसका उत्तर दे पाएंगे। तो हम चलते हैं कि हमारी वित्तीय व्यवस्था या हमारी वित्तीय संस्थाएं क्या है और वित्तीय संस्थाएं किन्हें कहा जाता है, इस पर आगे हम चर्चा कर रहे हैं इस सत्र के दौरान। तो सर्वप्रथम चलेंगे कि वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं। तो वैसी संस्थाएं जिनके अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों में मौद्रिक या मुद्रा एवं साख के कार्यों का संपादन किया जाता है। जिन संस्थाओं में मुद्रा एवं साख के कार्यों का संपादन किया जाता है वैसी संस्थाएं वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। और इस आधार पर देखेंगे कि हमारी वित्तीय संस्थाएं जो होती है वह राज्य संपोषित होती है, और यह साधारण अर्थों में 3 क्षेत्रों में सरकारी वित्तीय संस्थाएं, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं आती है इसके अंतर्गत। इसमें सरकारी वित्तीय संस्थाएं सरकार द्वारा संपोषित होती है, जैसे कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं में आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित जो मापदंड होते हैं उसके आधार पर संचालित किया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक कार्य करती है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं में आपसी सहयोग से जो संचालित होती हैं संस्थाएं वो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहलाती है, और वह उसका उदाहरण है स्वयंसेवी संस्थाएं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस का चित्र है। इसमें देख रहे हैं कि किस तरह से आर्थिक गतिविधियों में जो जिनको आवश्यकता है वो बैंक गए हैं और इस आधार पर अपना आर्थिक गतिविधि को निपटारा कर रहे हैं या आर्थिक गतिविधि के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। अब वित्तीय संस्थाओं के प्रकार पर यदि हम आगे चर्चा करेंगे तो देखते हैं इसमें राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं होती है और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं होती है। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का प्रबंधन जो होता है राष्ट्रीय स्तर पर होता है और इसके कार्यों का संपादन आरबीआई के द्वारा दिशा निर्देशों के अनुकूल किया जाता है, और राज्य स्तरीय जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनका जो संपादन कार्य होता है वो राज्य स्तर से होता है और राज्य के नीति नियमों के अनुसार चलता है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के 2 अंग होते हैं, एक होता है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा होता है भारतीय पूंजी बाजार। अब इसे आगे समझेंगे। इनके जो तकनीकी शब्द हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार या भारतीय पूंजी बाजार क्या है, केंद्रीय बैंक क्या है, वाणिज्यिक बैंक क्या है, सहकारी बैंक क्या है, तो इसको आप समझेंगे और तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो भारतीय मुद्रा बाजार है वो क्या करती है। भारतीय मुद्रा बाजार व्यवसायिक और व्यापार करने के लिए अल्पकालीन और मध्यकालीन साख का निर्धारण करती है, समझ गए। और जो पूंजी बाजार होता है, भारतीय पूंजी बाजार होता है, वह दीर्घकालीन साख का प्रबंधन करती है प्रबंधन के लिए और वित्तीय संस्थाओं की पूर्ति के लिए। तो इस आधार पर जब देखेंगे कि भारतीय जो पूंजी बाजार होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आएंगे और भारतीय जो बाजार पूंजी बाजार के आधार पर कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, इसमें देखेंगे क्या कि भारतीय पूंजी बाजार के अंतर्गत प्रतिभूति बाजार यह दीर्घकालीन व्यवसायिक केंद्रों को
ऋण या साख उपलब्ध कराती है। इसके अंतर्गत होता है क्या कि सरकार या कंपनियां बॉन्ड जारी करती है और एक इकरारनामा करती है। इकरारनामा यानी एग्रीमेंट करती है कि 1 साल के लिए आपको हम इतना पैसा देंगे। तो इस तरह के जो बाजार स्थापित होते हैं बॉन्ड के आधार पर, एग्रीमेंट के आधार पर सरकार के द्वारा या कंपनियों के द्वारा, तो उसे प्रतिभूति बाजार कहा जाता है और वह दीर्घकालीन होता है। दूसरा जो होता है औद्योगिक बाजार। तो औद्योगिक बाजार के अंतर्गत क्या होता है कि बड़ी कंपनियां छोटे कंपनियों का अधिग्रहण करती है और अधिग्रहण करने के उपरांत उनके उत्पादों को वह बाजार में लाती है और उससे मुनाफा कमाती है, और यह भी दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे कंपनियों का अधिग्रहण करके अपना व्यवसाय को फैलाती है, उस स्थिति में औद्योगिक बाजार का कार्य संपादन होता है। इसके बाद विकास वित्त संस्थान होते हैं। विकास वित्त संस्थान क्या करती है कि संस्थान का निर्माण किया जाता है दीर्घकालीन विकास के लिए। तो उसके लिए जो निर्धारित स्थिति है सरकार का कि उसके लिए विकास संस्थान की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत इसके उदाहरण के रूप में भूमि विकास बैंक है या नाबार्ड है, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था की जाती है कि किसी क्षेत्र में विकास को अधिक गति देने के लिए अलग से वित्तीय संस्थानों का स्थापना किया जाता है, वह विकास वित्त संस्थान के अंतर्गत आता है। उसी तरह से गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां जो होती है, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां वह बैंकिंग का कार्य नहीं करती, लेकिन वह वित्त करने का, फाइनेंस करने का काम करती है कि वैसे कंपनियों को साख और ऋण उपलब्ध कराती है दीर्घकालीन समयों के लिए, जो उनसे चाह रखते हैं या आवश्यकता के लिए उनसे मांग करते हैं कि हम इन क्षेत्रों में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। तो उस स्थिति में वह गैर बैंकिंग कंपनियां उनको सहयोग करती है और दीर्घ अवधि के लिए उन्हें राशि उपलब्ध कराती है या साख उपलब्ध कराती है। इसके पहले हम भारतीय मुद्रा बाजार में देखेंगे क्या कि उसके अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली कार्य करती है, और बैंकिंग प्रणाली में 3 बैंकिंग व्यवस्था होती है। एक होता है केंद्रीय बैंकिंग, दूसरा वाणिज्य बैंकिंग और तीसरा होता है सहकारिता बैंकिंग। तो इसके आधार पर हम समझेंगे कि केंद्रीय बैंकिंग क्या है। केंद्रीय बैंकिंग का है कि आपको भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित है, और वह जो बैंक है वह क्या करती है, एक अपना आधार तैयार करती है और अपने वाणिज्यिक बैंकों को वह निर्देश देती है और एक मापदंड तैयार करती है, और उसके आधार पर वाणिज्यिक बैंक अपने आप को संचालित करते हैं। वाणिज्य बैंक का अर्थ क्या होता है, उसमें व्यवसायिक बैंक भी आते हैं, और उस आधार पर क्या किया जाता है कि लोग जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आर्थिक लेन देन के लिए जब बैंक में जाते हैं तो वो ऋण और जो भी आर्थिक गतिविधि जो दैनिक कार्य के होते हैं वह जमा करते हैं और ऋण का भी वहां से प्राप्त करते हैं वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। और सहकारिता बैंकों के द्वारा क्या होता है कि आपसी सहयोग से जो सद्भावना और विवेकपूर्ण तरीके से जो आर्थिक लेन देन की व्यवस्था होती है वह सहकारिता बैंक के अंतर्गत कार्य करती है। आप देखेंगे कि व्यावसायिक बैंक जो होते हैं किनको कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप जो देख रहे होंगे, यहाँ एक चित्र है एक ऊपर में, उस चित्र के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, यह सभी बैंक व्यावसायिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक कहलाती है, जो लोगों को दिन प्रतिदिन की आर्थिक गतिविधियों में सहयोग करती है या फिर ऋण या और तरह की जो गतिविधियां हैं उसमें संचालित की जाती है। अब व्यावसायिक बैंक की जब चर्चा करेंगे तो व्यावसायिक बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि व्यावसायिक बैंक क्या करती है। तो जमा राशि को स्वीकार करना व्यावसायिक बैंक का काम है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने पास जो पैसा होता है उसको जमा करने के लिए जाता है तो इन्हीं बैंकों में वह बचत खाता से या रिकरिंग खाता के द्वारा अपनी राशि को उसमें जमा करता है। दूसरा काम करता है ऋण प्रदान करने का। अब आवश्यकता है हमें ऋण लेने की, कोई कार्य करना है, हमें व्यवसाय करना है और हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हम बैंक के माध्यम से ऋण लेते हैं। तो यह अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराता है और इसके माध्यम से लोग अपना काम करते हैं, आर्थिक गतिविधि का कार्य करते हैं।
समान उपयोगिता संबंधी कार्य भी यह करता है। समान उपयोगिता संबंधी कार्य में होता है क्या कि यह लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराता है, और अन्य तरीके के जैसे एफडी जो कहा जाता है कि हम फिक्स डिपॉजिट की सुविधा उपलब्ध कराता है, समान उपयोगिता संबंधी कार्यों के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से एजेंसी संबंधी कार्य भी यह करता है। एजेंसी संबंधी कार्य क्या करता है कि यह बीमा भी बेचता है, लोगों का इंश्योरेंस करता है, संपत्ति का इंश्योरेंस करता है, व्यक्तियों का इंश्योरेंस करता है। उसके बाद क्या करता है कि डाक का जो पैसा है, भारतीय डाक का पैसा, उसको भी वह एक्सचेंज करने में सहयोग करता है। तो यह एजेंसियों के तौर पर भी कार्य करता है यह व्यावसायिक बैंक। अब हम देखेंगे सहकारिता। सहकारिता क्या है? तो जो आपसी सहयोग से वित्तीय संस्थान स्थापित किए जाते हैं और वह आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश या उनके द्वारा जो निर्धारित मापदंड हैं उसके अंतर्गत कार्य करते हैं, और आपसी सहयोग से सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर जब यह संस्था स्थापित की जाती है तो इस तरह की संस्थाएं सहकारिता बैंक कहलाती है। अब आगे चलेंगे कि इसमें सहकारिता के मूलभूत तत्व होते हैं। इन्हीं मूलभूत तत्वों के आधार पर सहकारिता स्थापित होती है। तो सबसे पहला जो है तत्व है स्वैच्छिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत स्वेच्छा से इसमें जुड़ने का लोगों का प्रयास किया जाता है। और दूसरा है जनतांत्रिक सिद्धांत। जनतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत होता है कि सभी लोगों का एक समान अधिकार होता है। उसके अंतर्गत वो क्या करते हैं कि अपना उसमें सहयोग करते हैं, और सभी लोगों का जो हित होता है, अधिकार होता है, एक समान होता है और बराबर होता है। नैतिकता का सिद्धांत के आधार पर यह संगठन भी कार्य करती है। इसमें मूल तत्वों को नैतिकता के आधार पर कार्य क्रियान्वित की जाती है, और उससे क्या होता है कि धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार की कमी होती है। जैसे कि नैतिकता के आधार, नैतिक किसको कहते हैं? ईमानदारी से लोग क्या करते हैं, सहकारिता में अपना योगदान देते हैं, और वहां पर ईमानदारी से उनमें जो राशि होती है उनका बंटवारा करना, उनको सही व्यवसाय में लगाना, इस तरह की तकनीक या सिद्धांत को अपनाकर सहकारिता का विकास किया जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि राज्य के विकास में सहकारिता की भूमिका क्या है? हो सकता है कि यह प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में शामिल हो, तो इस पर आप लोग को ध्यान देना है कि किस तरह से सहकारिता की भूमिका होती है राज्य के विकास में। तो देखे होंगे अभी हाल ही में या फिर आपके पड़ोस में कि सहकारिता जो होती है पैक्स का नाम सुना है आप लोगों ने? जो क्या करती है कि किसानों से अन्न को एकत्रित करती है और किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है। उसके बाद सहकारिता बैंक एक और है कि जैसे आपस में एक समूह बनाया जाता है, और समूह बना करके उसमें राशि एकत्रित की जाती है, बैंकों से ऋण लिया जाता है, और उसके माध्यम से आर्थिक गति को विकास प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से यह हमारे राज्य को विकसित करने में सहयोग कर रहा है, और इसको आप और अधिक अध्ययन के लिए आप बुक से इसका अध्ययन करके आप अपनी भाषा में इसका उत्तर दे सकते हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह किसको कहते हैं? तो इसमें क्या होता है कि 10 से 15 से 20 महिलाओं का एक समूह होता है, बनता है, और वह समूह क्या करती है, आपस में राशि एकत्रित करती है, जो 25 रुपये से 100 रुपये तक का भी हो सकता है, या फिर वह अपनी जो व्यवस्था है, आर्थिक जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत अधिक राशि का भी जमा करा सकता है, और उस जमा राशि से वह एक व्यवसाय करता है, और व्यवसाय से प्राप्त होने वाले लाभांश को आपस के समूहों में बराबर हिस्सों के साथ उसकी बंटवारा की जाती है, और इस तरह से स्वयं सहायता समूह है वो कार्य करती है, जिसमें एक चित्र के माध्यम से बताया गया है क्या कि कैसे महिलाएं आपस में समूह बनाती है और किस तरह से कार्य करती है और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाती है और अपने आप को आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाती है। जैसे देखिए इसमें क्या है, समूह बना हुआ है, आपस में महिलाएं बात कर रही है, और यहाँ क्या कर रही है, देखिए यहाँ पे बैंक भी जा रही है, उद्योग जहाँ व्यवसाय है वहाँ बेचने के लिए भी सामान जा रही है, निर्माण हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, आज के कोरोना कोविड-19 के समय में मास्क बनाए जा रहे हैं,
तो इस आधार पर समूह बना करके धन को एकत्रित किया जाता है और उस एकत्रित धन से एक व्यवसाय की जाती है और जो लाभांश प्राप्त होता है वह समूह के सभी मेंबरों के बीच समान स्तर से वितरित कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से नारी का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है और हमारे देश में रोजगार के भी अवसर उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो यह जो है हमारे राज्य के लिए सही है और राज्य में आर्थिक गति या सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और आर्थिक विकास की गति को तेज की जा रही है। अब जो दूसरा विषय वस्तु है रोजगार एवं सेवाएं, उस पर हम लोग आते हैं कि उसके अंतर्गत कौन कौन से विषयों को जानेंगे और कौन कौन से विषय बिंदु को जानकर समझकर हम अपनी भाषा में उसका उत्तर दे सकेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है रोजगार। रोजगार क्या है? रोजगार किसे कहते हैं? तो जब व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार परिश्रम करता है और उसे उसी क्षमता के अनुसार पारिश्रमिक दर से उन्हें वेतन या मानदेय की प्राप्ति होती है, राशि की प्राप्ति होती है, तो वैसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ से उनकी प्राप्ति हो रही है तो उन्हें उसी जो प्राप्ति का जो स्थान है वह रोजगार कहलाता है। और रोजगार से व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार पारिश्रमिक को प्राप्त करते हैं, वेतन को प्राप्त करते हैं, मानदेय को प्राप्त करते हैं। और जब वह वेतन जो प्राप्त करते हैं उसे पूंजी के रूप में अन्य व्यवसाय को विकसित करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, तब सेवा क्षेत्र का विकास होता है, सेवा क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर देखा जाए कि जब रोजगार बढ़ेंगे तभी सेवा क्षेत्र बढ़ेंगे और जब सेवा क्षेत्र बढ़ेंगे तभी रोजगार बढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि रोजगार और सेवाएं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझ गए? जब एक स्थिति का सुधार होगा तो दूसरी स्थिति का भी सुधार होगा। जैसे रोजगार जब बढ़ेंगे तो सेवाएं भी बढ़ेगी और सेवाएं भी बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। अब इसमें देखेंगे कि आर्थिक विकास का जो क्षेत्र है, तीन क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में सबसे अधिक विकास जो हुआ है वो सेवा क्षेत्र का हुआ है। समझ गए? आगे पाई चार्ट एक चित्र है आएगा चार्ट, तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे सेवा क्षेत्र में लोगों का रोजगार प्राप्त हुआ है और यह आगे आर्थिक गतिविधियों में आगे कैसे बढ़ा। जैसे इस चित्र के माध्यम से एक वृत्त चित्र है, जैसे इसमें दिखाया गया सेवा क्षेत्र में 55.1% लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, लेकिन कृषि और उद्योग क्षेत्र में 49.9% लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो अभी के समय में, वैश्वीकरण के समय में यह जो सेवा क्षेत्र है वह तीव्र गति से विकसित हुई है और तीव्र गति से विकसित होने के कारण इस क्षेत्र में रोजगार की संभावना बढ़ी है और रोजगार के साथ साथ अन्य नए नए जो विकास के क्षेत्र हैं वह भी उत्पन्न हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। अब इसमें आगे क्या देखेंगे कि प्रमुख सेवा क्षेत्र जो होते हैं वह दो तरह का सेवा क्षेत्र होता है। एक है सरकारी सेवा क्षेत्र और दूसरा है गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। तो सरकारी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सैन्य सेवाएं, रेल सेवा, वायुयान सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वित्त सेवा, शिक्षा सेवा, बस सेवा, कृषि सेवा, अभियंत्रण सेवा, बैंकिंग सेवा और अन्य सरकारी सेवाएं आती है। सरकारी सेवाएं कहने का मतलब है कि यह जो व्यवस्था की जाती है वह सरकार के माध्यम से की जाती है। समझ गए? सरकार से उन्हें वेतन प्राप्त होता है और सरकार के द्वारा जो नीति निर्धारण किया जाता है उसके अनुरूप यह सेवाओं का संचालन होता है या सेवाओं का संपादन किया जाता है। उसी तरह से गैर सरकारी सेवा जो क्षेत्र है इसमें बैंकिंग सेवा भी है, उसमें भी बैंकिंग सेवा था सरकारी सेवा क्षेत्र में भी, दूरसंचार सेवा, यातायात सेवा। तो आप लोग देखे होंगे कि जो कुछ कंपनियां हैं जो सरकारी से क्षेत्रों से आती है, जैसे कि BSNL का जो आप मोबाइल का सिम लेते होंगे तो BSNL तो वह सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्योंकि उसका सरकार निर्धारण करती है, सरकार के अंतर्गत वो संचालित होती है। लेकिन दूरसंचार सेवा में देखेंगे क्या कि एयरटेल है, जियो है, तो क्या है वो सरकार की संस्था वो नहीं है, वह निजी कंपनियों की संस्था है। तो इसको गैर सरकारी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी देखेंगे कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं या प्राइवेट निजी जो कंपनियां हैं वह भी स्वास्थ्य सेवा में अपना योगदान दे रही है। तो इस तरह के स्वास्थ्य सेवा को भी गैर सरकारी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। रोजगार सेवाएं भी अब जो अन्य जो सरकार के द्वारा स्थापित नहीं है, निजी कंपनियों के द्वारा स्थापित हैं, तो वहां भी सेवाएं या रोजगार
की उत्पत्ति हो रही है तो उनके आधार पर जो यह सेवा आती है वह गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आती है। अब इसमें आगे देखेंगे क्या कि रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की भूमिका। अब यहाँ पर सरकार के द्वारा एक रोजगार को कहाँ पर कैसा रोजगार मिलेगा उसके लिए कार्यक्रम लाए गए हैं और यह कार्यक्रम आप लोगों को परीक्षा के ध्यान से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देख लेंगे तो आपको एक दो ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इससे पूछा जा सके। जैसे काम के बदले अनाज कब प्रारंभ किया गया तो 14 नवंबर 2004 ईस्वी को, ठीक है। उसी तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब चालू हुआ, कब प्रारंभ हुआ 1980 ईस्वी में। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम कब हुआ 1979 ईस्वी में। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना 1983 ईस्वी में। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ हुआ। जवाहर रोजगार योजना 1989 को प्रारंभ हुआ। स्वयं सहायता समूह नरेगा, नरेगा का अब वर्तमान नाम क्या है मनरेगा, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि वह 2005 से प्रारंभ हुआ। तो यह जो है जिनके द्वारा रोजगार सृजित करने का प्रयास किया गया है सरकार की तरफ से, तो इस योजनाओं का नाम और कब प्रारंभ हुआ इस पर अभ्यास करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि इससे 2 या 1 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसलिए इसको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आगे देखेंगे कि रोजगार के क्षेत्र में आधारभूत बुनियादी सुविधाएं हैं कि कहां पर रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। तो आर्थिक आधारभूत संरचना और गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, इसके अंतर्गत भी देखेंगे। आर्थिक आधारभूत संरचना किसको कहेंगे और गैर आर्थिक। आर्थिक में क्या है कि जहां पर वित्त और साख की आवश्यकता होगी, साख उपलब्धता निश्चित होगा, महत्वपूर्ण होगा, तो वह आर्थिक आधारभूत संरचना कहलाएगी। और जहां पर साख और वित्त का प्रबंधन का महत्व कम होगा तो वो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना कहलाएगी। इसके अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात और संचार, यहाँ पर रोजगार सृजित होंगे। लेकिन इससे अधिक शिक्षा, नागरिक सेवाएं और स्वास्थ्य, यहाँ भी जो है रोजगार का सृजन है यहाँ संभव हो पाएगा। और इन्हीं आधारभूत ढांचा के अंतर्गत रोजगार का सृजन करने का प्रयास किया गया है और यथासंभव इन्हीं क्षेत्रों में रोजगार को सृजित किया गया है और अधिक से अधिक रोजगार दिलाने का प्रयास किया गया है। अब एक विषय आता है मानव पूंजी। मानव पूंजी किसको कहते हैं, तो आप समझें इस बात से कि विश्व में जो हमारा देश भारत है वह मानव पूंजी में प्रथम स्थान रख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 35% जो जनसंख्या है वह है 35 से 40 वर्ष के युवाओं का, ठीक है, और 51% संख्या है 35 से 45 वर्ष तक के युवाओं का, और 18 से 35 वर्ष तक के युवाओं की संख्या है 35%, ठीक है। तो इस आधार पर देखेंगे कि सबसे युवा देश, विश्व का सबसे युवा देश हमारा भारत देश है, और जहाँ का जो युवा देश है तो वहाँ कार्य करने की क्षमता भी अधिक होगी। और इसी को मानव पूंजी के आधार पर देखा गया है कि जहाँ काम करने वाले लोग अधिक होंगे, युवा होंगे, यंग होंगे, तो वहाँ की जो उत्पादन जो क्षमता होगी वो अधिक होगी। तो उसको हम कैसे मानव पूंजी के तौर पर देखेंगे कि जब मानव स्वस्थ होंगे तो जो प्रमुख घटक हैं इसमें भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्र और स्वास्थ्य, तो इस आधार पर मानव कैसा होगा, एक स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, पारिश्रमिक होगा, और वह अपने कार्यों को सही तरीके से, संपूर्ण तरीके से, कुशल तरीके से कर पाएगा, तो एक अच्छा उत्पाद वस्तु का निर्माण कर पाएगा। तो इस आधार पर जब हम देखेंगे कि यह क्या होता है कि यह मानव पूंजी किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। जहां पर मानव पूंजी अधिक मजबूत होती है उस वहां का जो आर्थिक विकास की गति होती है वह बहुत ही तीव्र होती है। समझ गए? तो मानव पूंजी का होना अति आवश्यक है किसी भी देश के लिए, और उस पर ही आधारित करती है कि उस देश की आर्थिक विकास दर कैसा चल रहा है। समझ गए? तो इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि इन क्षेत्रों में विकास करके मानव पूंजी को और समृद्ध किया जाए, ताकि मानव जो हमारा है वह उत्पादन के क्षेत्र में कुशल कारीगर के रूप में कार्य करे और आर्थिक विकास की दर को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। ठीक है,
अब आगे हम लोग चलेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण आपको इतिहास में भी पढ़ना है, ठीक है, और इसमें भी है, लेकिन इतिहास में वह घटनाओं पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों के आधार पर वैश्वीकरण का अध्ययन करना है कि कौन कौन से जो इसके टेक्निकल शब्द हैं उसको वैश्वीकरण के अंतर्गत रखा गया है। तो सबसे पहले वहाँ भी हम लोग अध्ययन करते हैं इतिहास में कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखा जाता है इसमें क्या कि वस्तुएं जो क्या होती है, एक देश में निर्मित वस्तुएं सभी देशों में प्राप्त होती है और उसकी जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, वह अच्छे गुणवत्ता वाली होती है, जिसकी मांग पूरे विश्व स्तर पे होते हैं और भिन्न भिन्न देशों के लोग भी उनकी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उसका उपयोग करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब वैश्वीकरण की चर्चा करेंगे तो इसके अंतर्गत देखेंगे क्या कि विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय और एकीकृत करने का प्रयास वैश्वीकरण के माध्यम से किया जाता है। इसको अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय, जैसे इंडिया का अर्थव्यवस्था, अमेरिका का अर्थव्यवस्था, नहीं ब्रिटेन का अर्थव्यवस्था, चाइना का अर्थव्यवस्था, जापान का अर्थव्यवस्था को समन्वय करने का एकीकृत रूप देने का प्रयास वैश्वीकरण के अंतर्गत किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, समझ गए, पूंजी, श्रम या मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह होता है। निर्बाध प्रवाह बिना रोक टोक के एक दूसरे से लेन देन करते हैं। प्रवाह मतलब फ्लो नहीं, जैसे कि अब मान लिया जाए प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी कोई जरूरी नहीं है। जब वैश्वीकरण की स्थिति आती है तो भारत का टेक्नोलॉजी अमेरिका में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अमेरिका का टेक्नोलॉजी भारत में भी किया जा सकता है, भारत का टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया में भी किया जा सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया का टेक्नोलॉजी भारत में भी किया जा सकता है। यानी निर्बाध प्रवाह हो, श्रम पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो, समझ गए, मानव पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो। तो ऐसी जब परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो इसको हम वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे वैश्वीकरण के कौन कौन से अंग होते हैं और इसमें क्या होता है, समझ गए। यह पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण को कौन कौन से अंग प्रभावित करते हैं या कौन कौन अंग होते हैं जो कि वैश्वीकरण को आगे ले जाने में सहयोग प्रदान करता है। तो व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी होती है वैश्वीकरण में। इसमें अवरोध होता है? नहीं होता है। बेरोक टोक उदारीकरण नीति के पश्चात, समझ गए, या आपस में समझौता हुआ भिन्न भिन्न देशों के साथ कि मैं अपने यहाँ जो कठिन कानून है उसको निरस्त करते हुए हम आपकी सामान खरीदेंगे, आप हमारी सामग्री खरीदिए और मैं अपना मानव पूंजी का उपयोग करूंगा, आप भी हमारे यहाँ अपनी मानव पूंजी का क्या कर सकते हैं, बढ़ावा देते हुए आप हमारे यहाँ भी उसको आमंत्रित करेंगे और उस कौशल को आपके यहाँ भी प्रयोग करके उत्पादन के क्षेत्रों में आगे काम या कार्य लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए व्यवसाय और व्यापार संबंधी गतिविधियों में कमी होती है। दूसरा होता है पूंजी का निर्बाध प्रवाह, निर्वाह नहीं, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, समझ गए। पूंजी एक देश से दूसरे देश में प्रवाहित होती है और इसके वैश्वीकरण के माध्यम से विदेशी मुद्राओं का जो भंडार होता है, जैसे अपने देश में भी विदेशी मुद्रा का भंडार है, तो किसके माध्यम से, वैश्वीकरण जब आई तो वहाँ इंग्लैंड की मुद्रा हो, चाहे यूरोप का मुद्रा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, तो यहाँ उसको विदेशी मुद्रा, यही इसी तरह से जब यहाँ की मुद्राएं विदेशों में जाती है, अमेरिका में जाती है, जापान में जाती है, तो इसका निर्बाध प्रवाह प्रारंभ होता है और एक देश दूसरे देशों के साथ अपना व्यवसाय और व्यापार कर पाते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है इसमें देखेंगे चित्र के माध्यम से कि कैसे एक देश महादेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि कम समयों में एक देश दूसरे देशों के साथ कैसे वार्तालाप करते हैं और अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। दूसरा चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। आगे देखेंगे तीसरा में प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, जिसमें हम आपको चर्चा किए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का भी एक दूसरे देशों का सहयोग लिया जाता है और रोजगार सृजित किए जाते हैं, उद्योग स्थापित किए जाते हैं, व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाता है। श्रम का निर्बाध प्रवाह होता है, एक देश दूसरे देश में श्रम को भेज सकते हैं, जैसे इंडियन लोग अमेरिका में जाकर के कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, और जैसे इंडिया विश्व के विभिन्न देशों में अपने श्रम का
उपयोग करती है। और जैसे यहाँ के लोग अमेरिका में भी हैं, ब्रिटेन में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, मॉरिशस में भी हैं, नहीं भिन्न भिन्न देशों में भारतीय लोग जा करके अपने कुशलता को साबित कर रहे हैं। उसी तरह से हमें भी जब आवश्यकता पड़ती है, यानी भारत को भी जब आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ के श्रम को भी यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है और व्यवसाय को बढ़ाया जाता है। पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता वैश्वीकरण के अंतर्गत होता है। पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता, जैसे हमारा जो मुद्रा है रुपया है ना, और इंग्लैंड का क्या है, पाउंड है, ठीक है। उसी तरह से अमेरिका का क्या है, डॉलर है। तो डॉलर को रुपये में परिवर्तन करना, रुपये को डॉलर में परिवर्तन करना, तभी तो एक दूसरे के देश के साथ व्यापार आसानी से और सरलता से संभव हो सकता है। तो इस स्थिति में भी पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता वैश्वीकरण के देन है या वैश्वीकरण के कारण ही संभव होता है, और यह इसका अभिन्न अंग है जो जिसको इसके बगैर नहीं संभव हो सकता। तो इसके आधार पर यह भी वैश्वीकरण का अंग है कि पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता हो। अब एक प्रश्न आता है कि भारत में वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, ठीक है। इस आधार पर आप देखेंगे कि वर्तमान भारत में बहुत सारे मॉल वगैरह, या फिर देखेंगे कि कोको कोला देख रहे हैं ना, कोको कोला, या फिर आपका टाटा मोटर्स, बहुत सारी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो कि हमारे भारत देश में भी उत्पादन का केंद्र बनाया है, और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है और रोजगार के माध्यम से सेवाओं का भी सृजन हो रहा है। तो इस आधार पर भारत एक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बना हुआ है। तो यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हुई है, जिसके कारण हमारे देश में आर्थिक जो गतिविधि है वह बहुत ही तीव्र गति से आगे की ओर विकसित हो रही है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में वैश्वीकरण के कारण बहुत अधिक आर्थिक गतिविधियों में जो विकसित होने का कारण बना है वह वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है, और आगे हो भी रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल करके भारत आगे विकसित देशों के रूप में अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। इसके माध्यम से देखेंगे क्या, चित्र के माध्यम से कि किस तरह से वैश्वीकरण हुआ है। तो एक छोटा गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है, जो हाथ में देख करके देखा तो पृथ्वी का पूरा इसमें सभी महादेश स्थापित हैं। वैश्वीकरण का मतलब सभी देशों का टेक्नोलॉजी, सभी देशों का मुद्रा एक समान एक जैसा उपयोग में होने लगे, नहीं उपयोग में हम लोग करने लगे। तो इस स्थिति में देखा जा सकता है कि इसके माध्यम से वैश्वीकरण के कारण गांव भी पूरा विश्व एक गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसमें भी यही दिखाया गया है चित्रों के माध्यम से। आप चित्रों जब भी चित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे तो उस पर एक थोड़ा सा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि यह चित्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसको हम कैसे अपने समझ में विकसित करेंगे और उसको अपनी भाषा में हम कैसे परिवर्तित करेंगे। तो इसके माध्यम से यह एक छोटा सा गतिविधि के तौर पर देख लेते हैं कि जब पढ़ने में लगातार पढ़ते हैं और जब बोर होने लगते हैं तो चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, तो वही बस विषय वस्तु आपको बहुत ही कम समय में आसानी से सरलता से समझ में आ जाएगी। इसलिए चित्रों का सहारा लिया जाता है। अब आगे देखेंगे कि वैश्वीकरण बिंदुवार जब देखेंगे तो किस तरह से भारत को प्रभावित किया है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन दिया गया, भारत में विदेशी निवेश यहाँ पर सुनिश्चित हुए। दूसरा है प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि हुई। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी जब कम पड़ रही थी तो हम भी दूसरे देशों के समान अपनी जो है प्रतियोगी शक्ति की क्षमता को विकसित करने में प्रयासरत हुए। तो इसके कारण हमारी जो क्षमता है उसमें विकास हुआ। नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक हुआ कि नए नए टेक्नोलॉजी जब प्रौद्योगिकी आई तो उसके द्वारा व्यवसाय और व्यापार संगठित होने लगे और उसको बढ़ावा दिया गया। तो इससे भी वैश्वीकरण के द्वारा ही हमें सफलता मिली। नए बाजार तक पहुंच हम लोगों को मिल पाया, अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति हो सकी। जैसे हमारे यहाँ के अच्छे वस्तु दूसरे देश में, दूसरे देश की अच्छी वस्तु हमें भी प्राप्त होने लगे, ठीक है। तो इस तरह से नए बाजार तक पहुंच भी बन सकी। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव रहा। बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे रहा, तो ठीक उसी परिवेश में हम लोग भी हैं बिहार के जो लोग हैं कि वैश्वीकरण को अपना करके अपने आप को, अपने राज्य को बीमारू राज्य से कैसे विकसित राज्य में, कैसे विकासशील राज्य में परिवर्तित करें, इसका भी ध्यान में रखा जा रहा है। और इसके आधार पर व्यवसाय, व्यापार और रोजगार की सेवाओं का सृजन किया जा रहा है। इसमें आगे देखेंगे क्या
कि यह कृषि उत्पादन में वृद्धि किया वैश्वीकरण के कारण, कृषि निर्यातों में वृद्धि हुई, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति हुई, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई, राष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन हुआ, जिससे कि लोगों को बहुत ही सहज तरीके से इंश्योरेंस या बीमा के क्षेत्र में लाभ मिला। और इन लाभों को अपनाकर बिहार भी एक अच्छा राज्य, बीमारू राज्य से अब विकसित राज्य में परिवर्तित होने का संकल्प लेते हुए आगे विकास की ओर बढ़ रहा है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको इंग्लिश में WTO कहते हैं, इसकी स्थापना पूरे विश्व में इसलिए की गई कि आपस में एक देश दूसरे देशों के साथ सहयोग करते हुए अपने व्यापार को बढ़ावा दे। और वैश्वीकरण तभी संभव हुआ जब विश्व के एक देश दूसरे देशों का सहयोग करना शुरू किए। इसके अंतर्गत 1995 ईस्वी में, जनवरी 1995 ईस्वी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य था क्या था कि विश्व के 149 देश अभी इसके सदस्य हैं और इनका उद्देश्य है कि किस तरह से अपनी जो अर्थव्यवस्था है दूसरे देशों के साथ साझा करके, दूसरे देशों के साथ सहयोग करके पूरे विश्व की स्थिति को सुधारा जाए, पूरे विश्व की स्थिति में मानव पूंजी को एक सुदृढ़ और स्वरूप जो अच्छा गुण वाला स्वरूप है उसमें विकसित किया जाए और विश्व बंधुत्व की भावना को आगे लेकर जाया जाए। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को स्थापित करने में, आर्थिक संबंध को स्थापित करने में WTO विश्व व्यापार संगठन का अहम योगदान है, अहम भूमिका रही है। अब आगे देखेंगे क्या कि इसमें आर्थिक सुधारों अथवा नई आर्थिक नीति के जो उद्देश्य थे इसके अंतर्गत WTO के अंतर्गत किए गए। और इसके अगले जो आगे के जो विषय वस्तु होंगे उसमें जब देखेंगे क्या कि यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि WTO का यह ऑफिस है और इसके जो बाद का जो चित्र है इसमें देखेंगे भिन्न भिन्न देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं। इसमें देखें हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, और सभी देशों के प्रधान जो हैं आपस में किस तरह से एक हाथ दूसरे के हाथों से मिलाए हुए हैं। इससे क्या अर्थ निकलता है कि एक देश दूसरे देशों के साथ कैसे सहयोगात्मक नहीं है कि आपस में कैसे समझौता किए हुए हैं, तभी लोगों का व्यापार जो है, व्यवसाय है, निर्बाध रूप से आगे की ओर अग्रसारित हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। इसके माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि विश्व के सभी देश आपस में एक साथ जुड़कर पूरे विश्व की कल्पना जो है एक सुदृढ़ और सगुण गुणों वाले पृथ्वी का विकास कैसे हो उसके लिए चिंतित हैं और एक देश दूसरे देशों के साथ सहयोग स्थापित करते हुए मानव मूल्यों को निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यह चैप्टर हो गया वैश्वीकरण का। अब जो लास्ट चैप्टर है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण का, समझ गए, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो उपभोक्ता किसको कहा जाता है? जैसे आम लोग जब बाजार में जाते हैं तो वस्तुओं को खरीदते हैं, किस लिए? वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उपभोग करने के लिए। ठीक है, तो उपभोक्ता जब किसी उत्पादित वस्तुओं का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब खरीद की जाती है तो जो खरीदने वाले लोग होते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। और उपभोक्ता को जागृति या जागरण करने की आवश्यकता है और उसके लिए संरक्षण करने की भी आवश्यकता है। तो इस अभ्यास के इस चैप्टर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि उपभोक्ता क्या है और उपभोक्ता को जागृति कैसे लाई जा सकती है, उपभोक्ता को कैसे जागृत किया जा सकता है और उसका संरक्षण कैसे किया जाता है। इन्हीं मुद्दों पर यह पूरा चैप्टर आधारित है और इसके अंतर्गत भी कुछ शब्द हैं जिसको आपको समझना है और उसको समझते हुए अपने उत्तर देने का प्रयास करना है। जैसे उपभोक्ता ग्राहक भी कह सकते हैं उसको, नहीं, ग्राहक ही ना वस्तु को खरीद करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो कुछ व्यवसाय यहाँ पर क्या होता है कि कुछ व्यवसाय लोग समझते हैं कि हम ग्राहक पर आधारित हैं, नहीं, और जबकि ऐसा नहीं होता है, ग्राहक पर व्यवसाय आधारित है, व्यापार आधारित है। समझ गए?
तो ग्राहक को यदि आप सही तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आपका व्यापार और व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उपभोक्ता जागरण किया जाता है, उपभोक्ता में जागृति लाई जाती है कि कौन से वस्तुओं का कैसे प्रयोग करते हुए आगे आप इन वस्तुओं को खरीद कर सकते हैं, या फिर आगे जो आपके जीवन में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, या आपके जीवन में प्रयोग करने से आपके जो जीवन शैली है उसमें कैसे बदलाव लाया जा सकता है। और यहाँ पर दो टेबल लाए गए हैं, जैसे देखो इसमें क्या है, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक हैं और इसमें उपभोक्ता जागरूकता हेतु आकर्षक नारे हैं। यह सभी लोग आप लोग परिचित होंगे इससे। सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, नारा है ना, जागो ग्राहक जागो, है ना, ग्राहक सावधान, अपने अधिकारों को पहचानो, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो। ऐसा क्यों कहा गया है? सतर्क उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता। तो जो सतर्क होता है, जो शिक्षित होता है, वही सही उपभोक्ता होता है। जैसे जब आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो एमआरपी उस पर लिखा हुआ होता है ना, तो जो सतर्क होता है सबसे पहले एमआरपी को देखता है ना, और उसके बाद क्या होता है कि उतना ही कीमत देने का प्रयास करता है। लेकिन जो सतर्क नहीं होते तो जो जिस वस्तु का कीमत 10 रुपया होता है उससे 12 रुपया ले लिया जाता है, या फिर जब वस्तु पर कुछ गाइडलाइन दिए जाते हैं तो सतर्क उपभोक्ता होते हैं, उसको पढ़ते हैं तब उसको खरीदते हैं। समझ गए? तो इस तरह से यह नारे दिए गए हैं और नारों के माध्यम से उपभोक्ता को क्या किया गया है, जगाने का प्रयास किया गया है, जागृति लाने का प्रयास किया गया है। जैसे जागो ग्राहक जागो, क्यों नारा दिया गया? कि आप ठगी का शिकार ना हो जाए, आपको 2 नंबर का माल ना मिल जाए। नहीं, 2 नंबर मतलब जैसे आप खरीदना चाहते हैं बिना सल्फर वाला चीनी, ठीक है, और नहीं आप जानेंगे, नहीं उसके बारे में समझेंगे तो सल्फर वाला चीनी खरीद लेंगे जिसका कीमत 40 रुपये होगा, नहीं, और वो आप फ्रेश वाला में 50 रुपया दे करके चले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आधारित नारे दिए गए और नारों के हिसाब से लोगों को जागरूक, यानी उपभोक्ता को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसमें शोषण होता है उपभोक्ता का, तो कैसे होता है? मिलावटी की समस्या होती है, सामग्री में मिलावटी समस्या बेची जाती है, कम तौलने के द्वारा भी शोषण होता है, कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं के द्वारा शोषण, उचित कीमत द्वारा या डुप्लीकेट वस्तुएं, इससे क्या होता है कि उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अब आगे के बिंदु में देखेंगे कि उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीके होते हैं, जैसे सामान से खराबी हटाना, सामान को बदलना, चुकाए गए मूल्य को वापस देना, सेवाओं में त्रुटियां हटाना, हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति। समझ गए? तो इस आधार पर आप देखेंगे क्या कि कैसे उपभोक्ता को, ग्राहक को जागरूक करने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से। ठीक है, और जागेंगे तभी उपभोक्ता अपने अधिकारों को संरक्षित कर पाएंगे। तो संरक्षण के लिए एक भारत सरकार के द्वारा एक संरक्षण अधिनियम लाया गया, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो उसमें क्या किए गए कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाए गए और उन कानूनों के माध्यम से उनकी अपीलीय सुनवाई संभव हुई, और जब उन्हें मिलावट वाली या फिर कम कीमत से ज़्यादा वसूलने वाली या फिर गारंटी, जो वस्तुओं को गारंटी दी जाती है और वह उसी समय के अंतर्गत खराब हो जाती है, तो उसको कैसे बनवाया जाए, उसके लिए अधिकारों का संरक्षण किया गया। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा, और इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ताओं को संरक्षित किया गया और इसे पूरे विश्व ने भी माना। समझ गए? पूरे विश्व ने भी इस अधिनियम को माना और वह भी अपने अपने देशों में उपभोक्ता के संरक्षण के अधिनियम बनाए और उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित किया। अब यहाँ पर है कि कुछ वेबसाइट दिए गए हैं जिसके माध्यम से वो आपको किताब में भी मिल जाएंगे, और यह जो कंटेंट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर मिल जाएंगे। वहाँ लिंक पर क्लिक करेंगे, सारा पीडीएफ उसमें डाला गया है और सभी प्रश्नों का उत्तर, इस चारों चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके उत्तर भी इस कंटेंट्स में शामिल कर दिए गए हैं। समझ गए? और वहाँ से डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर डाउनलोड करके उसका अध्ययन कर लेंगे, तो हम समझते हैं कि आप
1 से सवा घंटा में चारों अध्याय के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे आप समझ सकते हैं और अपनी भाषा में उसका उत्तर दे सकते हैं। समझ गए? तो इस आधार पर यहाँ पर इस क्रम में आपको घरेलू जो गृह कार्य जो है, गृह कार्य जो दिए जाते थे आगे के सत्र में, यहाँ पर गृह कार्य नहीं दे करके कम समय बचा है, इसलिए इसको आपको उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव का भी, लघु उत्तरीय का भी और दीर्घ उत्तरीय का भी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे और वहां से आप अपना अभ्यास करेंगे ताकि आप उसको समझ सकें और अच्छी तरह से समझकर अपनी भाषा में उत्तर दे सकें। तो इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप मैट्रिक के परीक्षाओं में अच्छी नंबर से पास हों, पूर्ण सफलता प्राप्त करें। और इसी के साथ अर्थशास्त्र विषय का सभी अध्यायों का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चर्चा की गई। हम आशा करते हैं कि सभी बिंदुओं को आप समझ लेंगे और अपनी भाषा में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।